नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी देश की ताकत उसकी सेना और अर्थव्यवस्था से, आज की दुनिया में बल्कि हमेशा से होता रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था से, कि वो अर्थव्यवस्था के स्तर पर यानी आर्थिक रूप से कितना ताकतवर है और सैन्य रूप से कितना ताकतवर है। सैन्य रूप से ताकतवर होने का मतलब होता है कि जब आपकी रक्षा तैयारी और रक्षा उत्पादन इन दोनों का तालमेल बैठ जाए। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही समझ लिया था। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जो मेक इन इंडिया का अभियान शुरू हुआ, वैसे तो वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और भी बहुत से सारे सेक्टर्स में हो रहा है, लेकिन रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो 11 साल पहले तैयारी शुरू हुई, डीआरडीओ के कामकाज की शैली में जो आमूल परिवर्तन किया गया, उसकी स्पीड को जिस तरह से बढ़ाया गया, जिस तरह से रक्षा अनुसंधान पर खर्च किया गया और उसको बढ़ावा दिया गया, फिर उसके बाद निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में जिस तरह से शामिल किया गया, ये सब सिर्फ 11 साल की कहानी है जिसने भारत को आज अमेरिका चीन के बराबर खड़ा कर दिया। मैं रूस और इजराइल का जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ, ये दोनों हमारे दोस्त हैं। चीन घोषित रूप से दुश्मन है, अमेरिका छुपा रुस्तम है, छुपे रूप से दुश्मन है। अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ। हमेशा याद रखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत की ताकत बढ़े, चाहे आर्थिक रूप से चाहे सैन्य रूप से, और इसके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए जो भी हो सकेगा अमेरिका करता रहेगा। अमेरिका ने और अभी उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की है, और वो भूल है उनकी आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अमेरिका और भारत और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध कभी सामान्य होंगे। तो और ये बात नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन समझ सकता है, जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिख कर गए हैं कि ताकत की भाषा ही दुनिया समझती है। उन्होंने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो भारत जो है 2011 से पहले दंतहीन विषहीन विनीत सरल था कि डिप्लोमेसी से सुलझा लेंगे, बातचीत से सुलझा लेंगे, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजो, बम गिराओ, हमारे साथ युद्ध करो, हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। इस बात को 77-78 साल हो रहे हैं, कुछ सुलझा नहीं, स्थितियाँ और उलझती गई और ख़राब होती गई। और अब आप देखिए कि जो कुछ हो रहा है, इसके लिए तैयारी की ज़रूरत थी। ये जो समय लिया नरेंद्र मोदी ने, वो इस तैयारी के लिए लिया। आज भारत कह सकते हैं कि तैयार है उसके लिए। और आज मैं जिस संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चौंकाया, अपनी एयरफोर्स की ताकत से, अपनी फ़ौज की ताकत से, अपनी सैन्य तैयारी से। लेकिन अब भारत जो करने जा रहा है उससे अमेरिका चौंकेगा। अमेरिका ने अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बड़ा खर्च किया है। दुनिया का दादा है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है, सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका बेचता है, सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका बनाता है, अनुसंधान पर सबसे ज़्यादा, रिसर्च पर वो खर्च करता है, इनोवेशन पर वो खर्च करता है, और हमेशा दुनिया से आगे रहता है। इसीलिए नेटो बना तो उसका मुखिया जो है वो अमेरिका है कि पूरी दुनिया को हम सुरक्षा देंगे, खासतौर से जो नेटो के सदस्य देश हैं। इसलिए इन देशों ने अपने रक्षा बजट में कटौती की। लेकिन अब खासतौर से यूक्रेन रूस युद्ध, उसके बाद इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया का नज़रिया बदल दिया है भारत के बारे में, सैन्य तैयारियों के बारे में, रक्षा उत्पादन के बारे में। तो अब जो भारत करने जा रहा है उससे अमेरिका के चौंकने की बारी होगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा अमेरिका को इस बात का एहसास होने में, हालांकि उनके पास जानकारी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका खुफिया तंत्र जो है इससे अनजान हो, क्योंकि ये सार्वजनिक जानकारी है। कोई खुफिया जानकारी भी नहीं बताने जा रहा हूँ मैं आपको।
जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद उसमें अमेरिका शामिल हुआ, तो उनके B-2 और B-52 जो बॉम्बर्स हैं उनकी बड़ी चर्चा हुई और उनके बंकर बस्टर बम की बहुत चर्चा हुई कि दुनिया में केवल अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो ज़मीन के अंदर मार कर सकते हैं। कोई अब उसका अलग अलग दावा है, कोई कहता है 60 मीटर अंदर तक, कोई कहता है 80 मीटर अंदर तक, कोई कहता है 100 मीटर अंदर तक। और उसी के आधार पर अमेरिका का दावा है कि उसने फोर्डो में, जो ईरान में उसका जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ज़मीन के अंदर थी, उसको नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान का दावा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई है। अब इस दावे प्रतिदावे में जो है उसमें नहीं जाते हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है। बात अमेरिका के बंकर बस्टर बम की। तो भारत के पास B-2 या B-52 नहीं है जो इस पेलोड को लेकर, इतने भारी बम को लेकर कहीं जा सकें और गिरा सकें। ऐसा जो बम वाहक बनाने में भारत को पता नहीं कितने दशक लगेंगे, तो उतने दशक तक तो भारत अपनी तैयारी के लिए इंतज़ार कर नहीं सकता। हालांकि इस दिशा में भी काम मुझे लगता होगा, शुरू होगा ही या हो चुका होगा, लेकिन वो लंबी परियोजना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी कोई बात भी नहीं करेंगे। भारत जो अभी तत्काल करने जा रहा है उससे अमेरिका की तुलना में भारत की मारक क्षमता इस मामले में और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ जो ज़मीन के नीचे वार करने की क्षमता है, भूमिगत या कहें अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी हो या दूसरी तरह की आयुध फैसिलिटी हो। तो भारत क्या करने जा रहा है? भारत अमेरिका से ज़्यादा घातक बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि बम आप बना भी ले तो ले कौन जाएगा? हमारे पास राफेल है जो 4.5 जनरेशन का है, और उसके अलावा हमारे पास Su-30 है। ये दोनों इतना भारी बम ले जाने की क्षमता नहीं रखते। इसका मतलब भारत बना भी ले, इसको कहीं भेज नहीं सकता, इससे हमला नहीं कर सकता, तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या? तो भारत ने दूसरा रास्ता चुना। भारत के वैज्ञानिकों, खासतौर से DRDO की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल हमारी जो है सबसे घातक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है, जहाँ तक जितनी दूरी तक ये मार कर सकती है, वो 5000 किलोमीटर, यानी ये 5000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। लेकिन ये बंकर बस्टर बम लेकर 5000 किलोमीटर नहीं जा सकती। वैसे जो है अग्नि 5 जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। अब इसको ट्रेडिशनल वॉरहेड को ले जाने में सक्षम बनाना था। इसकी जो रेंज है उसको कम किया गया, 2500 किलोमीटर। ये एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल जो है बंकर बस्टर एम्यूनिशन होगा, और इसकी स्पीड 8 मैक से 20 मैक तक होगी। 1 मैक होता है जो आवाज़ की, ध्वनि की गति है उसके बराबर, यानी आवाज़ की गति से, ध्वनि की गति से 8 गुना से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये जा सकती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का कौन सा रेडार पकड़ेगा इसको। तो कोई रेडार इसको पकड़ नहीं सकता। जब तक समझ में आएगा दुश्मन को, तब तक वो वार कर चुका होगा। और ये मिसाइल 7500 किलोग्राम के वज़न के वॉरहेड लेकर जा सकती है। तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी की रेंज है वो 10 मीटर है। तो इसकी मारक क्षमता इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो बंकर बस्टर होगा, ये ज़मीन के 100 मीटर नीचे तक जाकर वहाँ फटेगा और तबाही मचाएगा। अब DRDO इसका एक और वर्जन तैयार कर रहा है। इसका एयर बर्स्ट वेरिएंट बनाने पर काम कर रहा है, जो हवा में मार कर सकती है। ये 8 टन का वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसका प्रभाव या इसकी जो मारक क्षमता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए, अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम है उससे ये 3 गुना ज़्यादा भारी है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरअसल भारत क्या बना रहा है। तो इसके निर्माण से जैसे ही ये हमारी फ़ौज को सौंपा जाएगा, यहीं से भारत की सीमा के अंदर से कम 2500 किलोमीटर दूर भी बंकर बर्स्ट कर सकता है। उसको किसी जेट से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
2,500 किलोमीटर में आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान तो सब आ ही गया, चीन तक पहुंचते हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी तैयारी 11 साल के इतने कम समय में भारत ने कर ली। और आप कल्पना कीजिए कि अगर हमने 1947-48 में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ वहाँ नहीं, कम से कम 1962 में चीन से युद्ध के बाद ये तैयारी शुरू की होती तो आज भारत कहाँ पर होता। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हर बात में नेहरू को ले आते हैं, नेहरू की आलोचना करते हैं कि इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार, इसके लिए और कौन जिम्मेदार हो सकता है। अगर भारत की सैन्य शक्ति ये है, इतनी कमज़ोर है, 2014 तक इतनी कमज़ोर थी कि उससे पहले 2013 में संसद में खड़े होकर भारत के रक्षा मंत्री AK एंटनी अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है राफेल जैसा लड़ाकू विमान खरीदने का, अब कहाँ से पैसे आ गए? मोदी कहीं से डकैती डाल के तो लाए नहीं हमारे आपके ऊपर कोई नया टैक्स लगाया, इन्हीं संसाधनों में काम किया। और बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उससे हमारी फौज की मारक क्षमता बढ़ गई है। ट्रूप मूवमेंट का समय जो है वो कम हो गया है, सुगमता से हो गया है, बिना किसी खतरे के हो गया है। और इसके साथ साथ एक और खबर आई है, नौसेना के बेड़े में INS तमाल शामिल हुआ है। अब तमाल शब्द पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा। भगवान इंद्र की जो तलवार थी उसका नाम तमाल था, उसी के नाम पर बना है। ये रूस और भारत के सहयोग से बना है। इसमें 26% जो है उपकरण भारतीय लगे हैं, बाकी रूस के लगे हैं। लेकिन ये आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में बन रहा है। इसके बाद भारत का कोई युद्धपोत विदेश में नहीं बनेगा। ये स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है, अरब हिंद सागर में तैनात होगा, पाकिस्तान पर और आसपास के पूरे इलाके पर इसकी नज़र होगी। इसका जो शुभंकर बनाया गया है वो जामवंत के चेहरे से, परमवीर जामवंत के चेहरे के आधार पर, और रूस का जो राष्ट्रीय पशु है भूरा भालू, उन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इसके साथ साथ ही स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरी भी नेवी को सौंप दिया गया है, इसका जलावतरण हो गया है। इसमें 70% जो उपकरण लगे हैं वो स्वदेशी हैं। तो आप देखिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। और जिस बंकर बस्टर पर फिर लौट आते हैं, बंकर बस्टर बम पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को इतना घमंड था कि अमेरिका के अलावा किसी के पास है नहीं। उससे ज़्यादा घातक क्षमता वाला बंकर बस्टर बम भारत तैयार कर रहा है और इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल तो बनी ही हुई है, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन होना है। नए सिरे से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनने जा रहा है। उसको मॉडिफाई करके उसकी स्पीड कम की जाएगी और भार ढोने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पेलोड कितना ले जा सकता है मैंने बताया है, जो उसका जो वज़न होगा जो अमेरिका की क्षमता है उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो भारत जिस तरह से अपनी रक्षा तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2-3 सालों में, वैसे तो बहुत लंबी तैयारी का समय है, लगातार जो है हम जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं उसमें समय लग रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं लगातार। विदेशी सहायता पर या विदेशी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, वो निर्भरता लगातार घटती जा रही है। और जो भी विदेशी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मददगार हमारा रूस साबित हो रहा है। तो अमेरिका को अगर ये उम्मीद है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर उम्मीद है कि भारत उनसे F-35 खरीदेगा तो उनको बड़ी निराशा होने वाली है। रूस से Su-57 का सौदा कब होगा ये मालूम नहीं, लेकिन होगा ये लगभग तय नज़र आ रहा है। ये 5th जनरेशन का दुनिया का सबसे प्रभावशाली फाइटर जेट है। रूस का जो प्रस्ताव है उसमें न केवल इसकी सप्लाई शामिल है बल्कि भारत में निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दोनों शामिल है। इसकी वजह से फ्रांस में भी थोड़ी चिंता है। फ्रांस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। हालांकि अब कह रहे हैं कि मिल गया है। सोर्स कोड मिलने का मतलब होता है उसमें आप कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, नए वॉरहेड जोड़ सकते हैं, नई जो है मारक क्षमता उसकी बढ़ा सकते हैं नए सिरे से, ये सब कर सकते हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होने पर यही समस्या होती है, और अमेरिका तो कभी नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका हमारी ज़रूरत पर धोखा देगा। ये जो मैंने बात बताई, भारत की जो तैयारी है, जिस तरह से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है, ये संदेश दुनिया के बहुत से देशों के लिए तो है ही, सबसे ज़्यादा ये संदेश है अमेरिका और चीन के लिए, और उसमें भी अमेरिका के लिए, कि आपके भरोसे नहीं हैं हम, आप पर आश्रित नहीं हैं। ये इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और चीन को भी संदेश है कि 1962 इतिहास की बात है, डोकलम और गलवान को याद कीजिए, और लद्दाख में अभी जो हुआ उसको भी याद कीजिए। चीन को ये समझ में आ गया कि भारत सैन्य तैयारी के मामले में, सैन्य दक्षता के मामले में चीन से किसी मामले में पीछे नहीं है। चीन की जो भी टेक्नोलॉजी है, हालांकि दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से उसका पर्दाफाश हुआ, ये तो फिसड्डी है। ये वक्त पर काम नहीं आती ये टेक्नोलॉजी, उनके उपकरण काम नहीं आते। ये बात आप पाकिस्तान से पूछ लीजिए अगर कोई जानना चाहे तो भारत जो कर रहा है वो अपने दम पर कर रहा है, अपने वैज्ञानिकों की क्षमता पर कर रहा है, अपने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगे लोगों की योग्यता पर कर रहा है, और पूरी दुनिया अचरज की नज़र से देख रही है। दुनिया भर को समझ में आ रहा है कि भारतीय रक्षा उत्पादन जो है उसकी गुणवत्ता का कोई जवाब नहीं है। तो कितने साल में होगा वो? 3 साल में होगा, 5 साल में होगा, या 7 साल में होगा, या 10 साल में होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण उत्पादक देश बन जाएगा, और दुनिया को सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश भी बन सकता है। तो भारत की क्षमता को जो ये पूछने वाले हैं ना कि कितने जेट गिरे, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनको ये जवाब देना पड़ेगा, जनता पूछेगी कि भाई जब 50-55 साल आपका राज रहा तो क्या बनाया आपने, क्या किया आपने? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत कर दी थी हमारी फौजों की। इतनी बहादुर फौज के पास लड़ने के लिए साजो सामान नहीं थे, हथियार नहीं थे। एक तोप खरीदी, उसमें भी घोटाला कर लिया बोफोर्स, और राफेल का सौदा इसलिए नहीं कर पाए कि उसमें रिश्वत लेने का मामला बन नहीं पा रहा था, तो वो सौदा हुआ नहीं। तो उसके बाद राफेल के खिलाफ हो गए, अभियान चलाया। वो सब तो इतिहास की बात है, आपको सब मालूम है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारत इस समय आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन सैन्य दृष्टि से उसकी जो मजबूती है वो दुनिया के लिए अनपेक्षित, किसी को उम्मीद नहीं थी। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके ज़मीन पर दिखा दिया है। तो जो भी भारतीय हैं, अपने को भारतीय मानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं, जो भी भारतीय हैं उन्हें अपनी सेना पर, अपने रक्षा वैज्ञानिकों पर, अपने स्पेस साइंटिस्ट पर, ख़ासतौर से रक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ इसलिए इन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन पर गर्व होना चाहिए और अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ये जो अपने देश को हर समय नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों से देश को छुटकारा चाहिए, ऐसे लोगों से इस देश के समाज को छुटकारा चाहिए। इस प्रवृत्ति को बदलने की ज़रूरत है और ऐसी प्रवृत्ति वालों को आईना दिखाने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।